नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीकेएमएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 को करने वाले हैं, जो कि हमारा लाइन्स एंड एंगल्स का टॉपिक रहने वाला है। ये वीडियो हमारी फुल इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है, जिसके अंदर हम लाइन्स एंड एंगल्स के जितने भी बेसिक्स से लगाकर अप लेवल तक के जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सबका हम इंट्रोडक्शन इस वीडियो में करने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, बहुत ही, अगर आप मान के चलो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड ही आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इससे 9th क्लास से और 10th क्लास से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन हमारी वीडियो अच्छे तरीके से देखिएगा, फिर उसके बाद में 9 जो होने वाली वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जिसका हम इंट्रोडक्शन इस वीडियो में कंप्लीटली करने वाले हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या करना है। सबसे पहले तो हमको समझना है कि लाइन्स एंड एंगल्स में, लाइन्स एंड एंगल्स में सबसे बेसिक चीज अपन को देखनी है। सबसे पहले तो अपन देखेंगे पॉइंट को। सर हमने पॉइंट देखा, पॉइंट होता है क्या? व्हाट इज पॉइंट? ये भी पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स टॉपिक्स। पॉइंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारा पॉइंट होता है, नो एनी पार्ट ऑफ पॉइंट। पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता, ये हमको पता होना चाहिए। पॉइंट जो होता है, पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता, ना ही इसकी लेंथ होती है और ना ही इसकी विड्थ होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लाइन के बारे में। व्हाट इज लाइन? अ लाइन हैज लेंथ ओनली। जो हमारी लाइन होती है उसकी ओनली ऑन लेंथ होती है। जो हमारी लाइन होती है उसकी क्या होती है? ओनली ऑन लेंथ होती है, ना ही उसकी विड्थ होती है और ना ही उसकी हाइट होती है। हमारी ओनली ऑन लाइन। और एक और बात मुझे, ये क्या होती है? हमारी एंडलेस होती है। क्या होती है? लाइन जो होती है वो हमारी क्या होती है? एंडलेस होती है, जिसका कभी भी एंड नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ये लाइन बनाई है, इसकी जिनके दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में दोनों एरोज होंगे। एरोज का मतलब इनफाइनाइट, इनडेफिनेटली राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। ये इनफाइनाइट प्रोड्यूस होती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, जिसको अपन लाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ए और बी, मैं एक चीज बताता हूँ, इस ए और बी को हमको रिप्रेजेंट करना है। व्हाट इज ए प्लस बी, ए एंड बी, व्हाट इज ए एंड बी? तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए एंड बी इज अ लाइन। अब इसको लाइन को प्रूव करने के लिए इसकी दोनों के ऊपर में मुझे इस तरीके का सिंबल बनाना पड़ेगा, जिसको अपन कह सकते हैं ये लाइन है। क्लियर? ये हमारा लाइन हो गया। उसी तरीके से एक आता लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट और लाइन में बहुत ज्यादा अंतर है। इस लाइन का एंड नहीं, एंडलेस होती है और इसका एंड होता है। मैं कहता हूँ इट हैज इट्स लेंथ इज फिक्स्ड। और इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ इट हैज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि इट्स लेंथ इज फिक्स। इसकी जो होती है वो लेंथ फिक्स्ड होती है, कोई ना कोई लेंथ होती है। एंड इट हैज स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है। जैसे कि मैंने बनाया ये एक लाइन सेगमेंट, जिन्हें जिसके दोनों जो सिरे, दोनों जो वर्टिसेस है वहां पर क्या होंगे? डॉट बने होंगे। इसको अपन एक लाइन सेगमेंट कहेंगे। जैसे कि मैं मान लेता हूँ 6 सेंटीमीटर की लाइन है। ये लाइन सेगमेंट, लाइन की कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती, लेकिन ये लाइन सेगमेंट की कोई कोई लेंथ होती है। जैसे मैंने मान लिया ए बी। अब इसको हमको फाइंड करना है व्हाट इज ए बी को कैसे फाइंड करना है? ए बी इज लाइन सेगमेंट, तो ए बी आएगा, उसके ऊपर में एक छोटा सा यहाँ पे लाइन सेगमेंट का एक सिंबल बनाना पड़ेगा। ये हमारे होता है लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है। क्लियर? उसी के बाद में इसके बाद में हम देखते हैं रे। रे जिसको अपन आर्म कहते हैं, रे एंड आर्म्स दोनों एक ही बात है। ये रे क्या होता है? इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट, इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट एंडिंग पॉइंट। जो हमारी रे होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट उसका एंड पॉइंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ये मैंने बनाया एक रे का डायग्राम है। ये रे का मैंने सिंबल बनाया, जिसका यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा ए
और एंडिंग पॉइंट क्या है बी, यानी कि बी की तरफ इंक्रीज हो रही, बी की तरफ क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। तो मैं इसको लगा ए बी, और मैं इसको इस तरीके से लिख, क्योंकि ए का स्टार्टिंग पॉइंट है, बी एंडिंग पॉइंट। अच्छा, इसको मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं, ए बी ए इज अ रे, मैं अपन इस तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते, ये जो हमारा फॉर्मेट है वो गलत हो जाएगा। ये फॉर्मेट हमारा सही है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, दैट्स व्हाई यहाँ पर है ए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट बी है, तो इसको अपन इस तरीके से, इसको अपन इस तरीके से कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि बी जो है वो एंडिंग पॉइंट, बी हमेशा प्रोड्यूस हो रहा है, बी क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, बी कभी भी स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा 1 2 3 4 5 और एक लास्ट एक पार्ट होता है एंगल का। इसके बारे में अपन बिल्कुल अच्छी तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं एंगल्स। एंगल कौन सा होता है, एंगल जो होता है वो दो रेस से मिलकर बनता है, ज्वाइनिंग टू रेस, एंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू रेस, दो रेस से मिलकर के एंगल बनता है। जैसे कि मेरा मान लो मैंने एक ये एक वर्टेक्स लिया, एक रे ये इंक्रीज की, एक रे ये इंक्रीज की, सुनिएगा ये रे और ये, इन दोनों की यहाँ से एक ये जो कर्व जो पार्ट होता है उसको अपन एंगल कहते हैं, इस पार्ट को अपन क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, इसी को एंगल कहते हैं। और जहां पर एंगल बनता है, जिस वर्टेक्स पे एंगल बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं अपन, वर्टेक्स कहते हैं। समझ में आ गया। और हमेशा एंगल्स को अपन, जैसे कि मान लीजिए मैंने बनाया ये ए बी सी, तो इसको अपन एंगल का ये सिंबल होता है, ये एंगल का सिंबल होता है, ये एंगल को अपन, ये हमारा एंगल हो जाएगा एंगल ए बी सी, ये भी सही है, इसको अपन लिख सकते हैं एंगल बी लिख सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसको अपन एंगल ए बी नहीं लिख पाते, नहीं लिख सकते हैं, इस एंगल को बी सी नहीं लिख सकते, या फिर इस एंगल को बी ए सी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, इसको अपन बी ए सी क्यों नहीं लिख सकते, तो इसलिए लिख सकते क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है, जो इसका वर्टेक्स है वो हमेशा सेंटर में आएगा, जो या तो उससे, या तो वो 3 नंबर में होगा, न्यूमेरिक टर्म एंगल अगर तुमको बनाना है तो वो तो उसको अपन 3 अल्फाबेट से शो करेंगे, या फिर उसको 1 अल्फाबेट से शो करेंगे। ये हमारा होता है, ये हमारा कंप्लीट अगर करना चाहो तो ये मैक्सिमम ये हमारे ज्यादा यूज में आएगा, इसको हम ज्यादा यूज में ले सकते हैं। ये भी ठीक है, कभी कभी इसको भी छोड़ना, इग्नोर करना पड़ेगा, लेकिन ये हमारे, ये कभी भी नहीं आएगा। समझ में आ गई बात। जो भी वर्टेक्स है वो हमारा हमेशा बीच में आना चाहिए, जो भी वर्टेक्स है वो हमारा हमेशा बीच में आएगा, तभी वो क्या होगा, एक एंगल बनेगा। ठीक है, इसके साथ में हम नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट पेज पर, जो कि हम इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। इसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं एक लाइंस के टॉपिक को और डिस्कस करते हैं इसके बारे में, जिसमें एक लाइंस में मैं एक बताता हूँ, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है हमारी। कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब, इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो, इंटरसेक्ट का मतलब होता है टकराना, एक दूसरे को काटना। जैसे कि मान लीजिए मेरी एक लाइन है ए बी, और एक लाइन है अपनी सी डी। ए बी और सी डी कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पर जाकर के क्या है, इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर के मिल रही है, मिलना, कहीं ना कहीं जाकर के मिलना, ये कहीं ना कहीं जाकर के कटना, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही है। जहां पर इंटरसेक्ट होती है, जो दो लाइंस, जो 2 लाइंस होती है, वो जहां पर इंटरसेक्ट होती है, उस ये जो पॉइंट होता है उसको अपन कौन सा पॉइंट कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये अपन को पता होना चाहिए, ये अपना कौन सा पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर, बस ज्यादा को जो 2 लाइंस अगर इंटरसेक्ट हो रही है, एक दूसरे को मिल रही है, दैट्स व्हाई वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और जहां पर वो 2 पॉइंट्स, जो 2 लाइंस है वो इंटरसेक्ट हो रही है, जहां कट रही है, उस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे। फिर उसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है हमारा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सीधी बात है, इंटरसेक्ट का मतलब वो क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो नॉन इंटरसेक्ट का मतलब नहीं मिलेगा। 2 लाइंस चल रही है, 2 लाइंस चल रही है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, इन दोनों का सेम रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कभी भी मिल नहीं सकता है। ये जो एल है, एल लाइन है, ये एम लाइन है,
एल और एम जो लाइन है वो हमेशा इनडेफिनेटली प्रोड्यूस होगी, वो कभी भी मिल नहीं सकती है। ऐसी लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसी को ये अगर एक दूसरा नाम देते हैं जिसका नाम है पैरेलल लाइंस। पैरेलल का मतलब जो दोनों हमेशा साथ में चलती, इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और ये कभी भी मिलती नहीं है। और एक पैरेलल का सिंबल, जैसे कि अपन मुझे शो करना है कि एल लाइन एम लाइन के पैरेलल है, तो मैं इसको कैसे शो करूंगा? एल इज पैरेलल टू एम। समझ में आएगा? ये जो एल लाइन है वो, ये जो सिंबल है वो पैरेलल का है, इसका सिंबल है पैरेलल लाइंस का क्या है? ये सिंबल है। क्लियर? ये जो दो खड़े जो इक्वल्स होते हैं ये पैरेलल लाइन का सिंबल होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? उसके बाद आता है कोलिनियर लाइंस। कोलिनियर लाइन क्या होती है? सुनना मेरी बात को ध्यान से। जब हमारी एक लाइन होती है, इस लाइन पर अगर 3 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक ये पॉइंट हो गया ए, एक ये पॉइंट हो गया बी और एक ये पॉइंट हो गया सी। एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट्स अगर हमारी एक ही लाइन के अंदर है, दैट्स व्हाई वहां पर हमारा क्या होगा? कोलिनियर लाइंस होती है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन के अंदर है तो वो हमारे क्या होते हैं? कोलिनियर लाइन होती है। उस लाइन को अपन क्या कहते हैं? कोलिनियर है। अच्छा, हमको प्रूव करना होता है कि ये कोलिनियर कैसे, ये जो लाइन है वो कोलिनियर कैसे है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो ए बी होता है, अगर हमको ए बी का डिस्टेंस बताओ और ए बी के डिस्टेंस में अगर मैं बी सी का डिस्टेंस को ऐड कर देता हूं तो मुझे ए सी का डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर ये इक्वेशन अगर हमारी बनती है तो 110% ये हमारी क्या होगी? कोलिनियर लाइंस होगी। क्लियर हो गई बात? कोलिनियर लाइन क्या होती है? जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो और ए बी प्लस बी सी इक्वल हो ए सी के, तो वहां पर हमारी कौन सी लाइंस होती है? कोलिनियर। उसके बाद में एक होता है नॉन कोलिनियर लाइंस। नॉन कोलिनियर लाइंस कौन सी होती है? तो सुनिएगा, नॉन कोलिनियर, देखो 3 पॉइंट एक साथ हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 पॉइंट एक साथ नहीं होंगे, सीधी बात है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तीनों जो पॉइंट है वो एक लाइन में नहीं है। जहां पर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है कोलिनियर, जहां पर तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है वो हमारा होगा नॉन कोलिनियर लाइंस। यहां तक आपको समझ? लाइंस में 4 टाइप्स होते हैं, 1 2 3 4। इंटरसेक्टिंग, जो लाइंस इंटरसेक्ट होगी उसको इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन, जो हमेशा जिन दोनों का जो डिस्टेंस होता है, ये जैसे कि ये लाइन है, इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो, कभी भी मिले, इनको कितना भी प्रोड्यूस कर लो, इसको लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कितना भी प्रोड्यूस कर लो, ये कभी मिल नहीं सकती। वो हमारी होती है नॉन इंटरसेक्टिंग, जिसको अपन कौन सी लाइन कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर टाइप्स ऑफ एंगल्स के लिए। टाइप्स ऑफ लाइन के बाद में हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। बेसिकली स्टडी में हमारे जो टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। ये बेसिक है, बाकी हमको ज्यादा पढ़ना है, जो 9th क्लास का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग अपन को ज्यादा पढ़ना है, लेकिन बेसिकली जो एंगल्स होते हैं वो अपने 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एक्यूट एंगल, सेकेंड हो गया राइट एंगल, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, फोर्थ हो गया स्ट्रेट एंगल, फाइव हो गया रिफ्लेक्स एंगल, और 6 हो गया कंप्लीट एंगल। ये हमारे 6 टाइप के बेसिकली हमारे 6 टाइप से क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल में क्या होता है?
एक्यूट एंगल कौन सा होता है बताता हूँ। राइट एंगल अभी पता लग गया। ये सारे के सारे एंगल्स हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखे हैं। एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट क्यूट क्यूट एक्यूट में एक होता है तो क्यूट क्यूट का मतलब क्या होता है? क्यूट कौन होता है? छोटा बच्चा। अपन जैसे ढांडे तो होते नहीं। एक्यूट का मतलब होता है छोटा, यानी कि जो एंगल, मान लीजिए मेरा ये एंगल है जो 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री से अगर कोई छोटा एंगल है, 90 डिग्री से अगर कोई छोटा एंगल है, जैसे मान लो मैं x डिग्री है, तो जो x डिग्री है वो लेस देन, x डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, दैट्स इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से छोटा है होगा उसको अपन एक्यूट कहेंगे। राइट एंगल, जो एंगल होगा हमारा x इज एंगल, एंगल इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री के। जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा उसको अपन कौन सा एंगल कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, उसको अपन कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे कि ये इस टाइप का, ये जो एंगल होता है x जो होगा वो, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ नंबर, मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पर x इज इक्वल टू 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इज इक्वल टू लेता हूँ 120 डिग्री। ये हमारे कौन से एंगल से? ये रिफ्लेक्स, ये ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल, एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो बनती है वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। कौन सी लाइन बनती है? स्ट्रेट लाइन। ये एंगल बनाती है, ये एंगल होता है 180 डिग्री का, हाफ प्रोटेक्टर का जो होता है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स जो एंगल होता है वो एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड एंगल इज लेस देन 360 डिग्री। जो एंगल बनता है वो 180 से तो बड़ा होता है, 180 डिग्री है। ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है इसको अपन क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये 360 डिग्री से छोटा होता है लेकिन 180 से बड़ा होता है। इसको फाइंड करना अपन बताएंगे। कंप्लीट एंगल जो होता है, जो एंगल होता है वो इक्वल होता है 360 डिग्री के। जैसे कि ये एंगल हो गया 360 डिग्री। अब अपन स्पेशल एक बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल की। एग्जाम में पूछा था रिफ्लेक्स एंगल, फाइंड रिफ्लेक्स एंगल, हमेशा पूछा जाता है फाइंड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को अपन फाइंड कैसे कर सकते हैं? सुनना, जब भी रिफ्लेक्स एंगल की बात है, अब रिफ्लेक्स एंगल का मतलब मान लीजिए कि मेरा एक एंगल है, मान लीजिए ये हमको एक एंगल गिवन है, ये अपना एक गिवन है 80 डिग्री का एंगल गिवन है। ये 80 डिग्री का, इस 80 डिग्री का हमको रिफ्लेक्स एंगल बताना है। कौन सा एंगल बताना? 80 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? ये वाला। 80 डिग्री का जस्ट अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल है। अब 80 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल बताना है तो सुनिएगा, 360 में से इस 80 डिग्री को माइनस कर देना। 360 में से हमने इस 80 डिग्री को माइनस किया तो हमारा बचा 280 डिग्री, और ये हमारा 280 डिग्री होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, और ये वाला जो होगा रिफ्लेक्स एंगल होगा। समझ में आ गई बात? ये हमारे टाइप्स ऑफ 6 टाइप्स के जो बेसिक जो एंगल्स होते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिए। तो स्टैंडर्ड लेवल में अगर अपन इससे यहाँ क्लास में यहाँ से यहाँ चलना है तो यहाँ पर अपन को और एंगल्स पढ़ेंगे। वो हमारा एक नेम होता है, फर्स्ट जो होता है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को अपन को समझना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है कि जिन दोनों एंगल्स का सम, जिन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। मैंने एक ये बनाया 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का है, ये जैसे कि मान लीजिए ये 40 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। जिन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है उस एंगल को अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि जो 40 है वो हमारा ए और 50 है हमारा बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल में हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल होगा 90 डिग्री के। तब ये हमारा कौन सा एंगल होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। जिन दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है, जिन दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है वो कौन सा एंगल होता है? हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। फिर उसके बाद एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है। फिर सप्लीमेंट्री
एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? जिन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री, जिन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है उसको अपन सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे कि ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ये मेरा ए एंगल है, सॉरी ये मान लो ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई। अगर मैं एंगल एक्स को प्लस एंगल वाई को ऐड करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। जिन एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है वो उस एंगल्स को अपन कौन सा एंगल कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। समझ गए बात को? बस इतना से ज्यादा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। जिन दोनों नंबर्स का सम अगर 90 डिग्री है उनको अपन सब कॉम्प्लीमेंट्री, और जिन दोनों एंगल्स का सम 180 है उसको अपन सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एक एंगल्स का टाइप होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? कौन से होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? बहुत इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। जब वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते कैसे हैं? इंटरसेक्शन आफ्टर इंटरसेक्शन, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। टोटल यहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट होगी, यहाँ पर टोटल 4 एंगल बने। मान लीजिए एंगल 1 है, ये 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। टोटल कितने एंगल्स बने? 4 एंगल्स। तो इनके जो फेस वाले जो एंगल अपोजिट जो एंगल्स हैं, एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा? एंगल 3। और एंगल 2 का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 4। यानी कि जो इसमें एंगल 1 होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल जो 2 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। इन एंगल्स को अपन कौन सा एंगल कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनता है? इंटरसेक्शन के बाद बनता है। उम्मीद करता हूं एंगल्स के टॉपिक में यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो इस वीडियो को थोड़ा पीछे स्किप करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट पेज पर अपन चलते हैं और इसके डीप के लिए। जो कि एक तो जैसे कि एक बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। एक लाइन में बताता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन लीनियर पेयर एंड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर के बीच का डिफरेंट बताना। बनता दोनों ऐसे ही है, जैसे कि मैंने बना दिया ये मैंने बनाया, ये मैं बना रहा हूं लीनियर पेयर। यहां पर बनाऊंगा मैं लीनियर पेयर और यहां बना रहा हूं मैं स्ट्रेट एंगल। इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर का सम भी 180 डिग्री होता है और स्ट्रेट एंगल का सम भी। पेयर का मतलब क्या होता है ये समझो पहले तो। पेयर का मतलब होता है किसी भी दो चीज से बना हुआ, किसी भी दो चीज से बनता है पेयर। जैसे कि शूज होते हैं, शूज का पेयर होता है, सॉक्स का पेयर होता है, एयरिंग्स के पेयर होते हैं, एयरिंग्स के पेयर्स होते हैं। ये सारे के सारे पेयर। जहां पर पेयर का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो चल रही है उसके एक पॉइंट से एक लाइन, एक एंगल, एक रे इंक्रीज हो रही है जिससे दो एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल बन रहा है ए और एक एंगल बन रहा है बी। जब एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे इंक्रीज हुई और वहां पर दो एंगल बनते हैं, दो एंगल के पेयर से मिलकर के जो एंगल बनता है, एंगल ए प्लस एंगल बी, और इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो तो वो हमारा होता है एक लीनियर पेयर होता है। यानी कि स्ट्रेट लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। स्ट्रेट लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। स्ट्रेट लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एंगल एक तो ए बन गया और एक बी बन गया। दोनों एंगल्स के सम से, इस वाले और इस वाले के सम से एक टोटल स्ट्रेट एंगल, एक कौन सा लीनियर पेयर बन गया। आंसर 180 डिग्री आएगा, आंसर 180 आएगा। लेकिन पेयर का मतलब किन्हीं भी दो चीजों से मिला, यानी कि एंगल ए और एंगल बी से मिलकर के 180 डिग्री बन रहा है, जिसको अपन एक लीनियर पेयर कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल आता है। स्ट्रेट एंगल किसको कहेंगे? एक स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट से एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। ये इतने सारे एंगल्स बन गए, इसको पेयर नहीं कहेंगे। ये एंगल मान लो ए, दिस बी,
सी डी एंड ई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल होगा 180 डिग्री के। यहां रीजन अपन को लगेगा, यहां पर अपना रीजन लगेगा स्ट्रेट एंगल का, यहां अपना रीजन लगेगा स्ट्रेट एंगल का। लेकिन जहां पर एक स्ट्रेट लाइन के एक बाहर की तरफ, स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है? स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल सीधी लाइन। अब स्ट्रेट लाइन अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो, दोनों एंगल्स का जो सम है 180 डिग्री है, दैट्स व्हाई वो लीनियर पेयर। और एक स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट से खूब सारी रे इंक्रीज होती है और इन सबको अगर अपन सम कर दें आंसर 180 डिग्री आता है। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, लेकिन इसको बहुत खूब सारे पार्ट्स हो गए, so many parts are there, that's why it's called a straight angle. Got it? यहां तक अपन को ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर यहां पर कोई डाउट नहीं हो तो अपन इसके लिए नेक्स्ट पेज करते, नेक्स्ट पेज पर। टॉपिक के एंड में, इंट्रोडक्शन के इस एंड में मैं एक बहुत ही एक अच्छी चीज बताने वाला हूं जो कि हमारे हमेशा काम आएगी, जो कि दो लाइंस के, जब दो हमारे पैरेलल लाइंस होती हैं, एक ये दो हमारी पैरेलल लाइंस हो गई, मान लीजिए ये लाइन हमारी L है और ये लाइन हमारी M है, टू लाइंस आर पैरेलल, दो लाइन है हमारी यहाँ, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब पैरेलल लाइन का मतलब क्या होगी? इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। दो लाइनें पैरेलल लाइंस है। अब ये जो अगर पैरेलल लाइन है, अगर इस पैरेलल लाइन को अगर कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, मान लीजिए ये मेरी एक ट्रांसवर्सल है, जिसे दो पैरेलल लाइन को कोई भी एक लाइन इंटरसेक्ट कर, दो पैरेलल लाइंस को कोई भी एक थर्ड लाइन एक इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट करती है, तो यहां पर एंगल्स बनते हैं। कितने एंगल्स बनते हैं? देखो, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 7, एंगल नंबर 8, ठीक है। ये 8 एंगल्स बन रहे हैं और इन 8 एंगल्स में हमको कौन कौन से बताना है? फर्स्ट यहां पर हमको बताना है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल फर्स्ट अपन को बताना है, इनमें से करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से। सेकंड थिंग अपन को यहां बतानी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल। पहले को इंटीरियर एंगल देख लो, को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल। देन को इंटीरियर एंगल के बाद में थर्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस 3 टाइप्स के अपन को एंगल यहां देखने हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है कि एक तरफ फेस वाला एंगल, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे दो लाइन ट्रांसफर, ये हमेशा ये तीनों एंगल्स कहां बनेंगे? पैरेलल लाइन पर बनेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल भी पैरेलल लाइन पे बन रहा है, को इंटीरियर एंगल भी पैरेलल लाइन पे बनता है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी पैरेलल लाइन पे बनता है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक अलग से फिर बता दिया। दो लाइन जो लाइंस को एक ट्रांसफर से इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि मान लीजिए एंगल वन का फेस किस तरफ है? इस तरफ है। एंगल ए का फेस इस तरफ है, मुझे बताना है कि इस तरफ है और इसका फेस है, इस तरफ में और किसका फेस है? यहाँ पर तो इस तरफ वाला कोई नहीं है, इसका फेस यहाँ जा रहा है, इसका फेस इधर है, इसका फेस इधर है। यहाँ पर अगर देखते हैं यहाँ पर एंगल 5 का फेस भी इस तरफ है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ कह सकता हूँ जो एंगल ए होगा वो, सॉरी, जो एंगल जो 1 होगा वो एंगल 5 के क्या होगा, यानी कि एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा। सीधी बात है। यहाँ पर एंगल अगर
120 डिग्री तो ये भी 120 होगा, ये 150 है, ये भी 150, ये अगर 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री है, ये अगर 170 डिग्री ये भी 170 डिग्री होगा। फाइनल हो गया, ठीक है, ये बात क्लियर कर लो। नेक्स्ट 2 का फेस एंगल कौन सा है? 6। तो अपन कह सकते हैं एंगल जो 2 जितना 2 होगा उतना ही 6 होगा। उस तरीके से 3 का फेस एंगल कौन सा है? एंगल 7। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, और जो एंगल 4 है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये इतने सारे एंगल्स हमारे यहाँ पर इक्वल होंगे। ये सारे के सारे हमारे कौन से एंगल्स होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। क्लियर हो गई बात? ये सारे के सारे हमारे कौन से एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, उसके बाद आता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर का मतलब क्या होता है? इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर वाला एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ वाला। अंदर की तरफ वाला जैसे कि मान लीजिए अंदर वाला, यानी कि ये हमारे दो ट्रांसवर्सल है, एक सॉरी दो पैरेलल लाइन है। ये पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल ये पैरेलल ये पैरेलल, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। सुनिएगा ध्यान से, पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। इस ट्रांसवर्सल के कट करने पर ये ट्रांसवर्सल के एक तरफ पैरेलल लाइंस के अंदर बन रहे हैं। पैरेलल लाइंस के अंदर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? 4, 3, 5 और 6। एक बात है, अंदर की तरफ बन रहा है यानी कि पैरेलल लाइंस के अंदर बनेगा। तो कौन से एंगल हो गए? 5, 6, 4 और 3। ठीक है, तो ये इंटीरियर एंगल तो हो गए। लेकिन अब अपन को इंटीरियर देखने तो इन दोनों को ये ट्रांसवर्सल, ये इंटरसेक्ट, ये ट्रांसवर्सल, ये जब ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल इस ट्रांसवर्सल के एक साइड बनने वाले एंगल, ट्रांसवर्सल के एक साइड बनने वाले और ट्रांसवर्सल के अंदर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं उनको अपन को इंटीरियर एंगल कहते हैं। ये ट्रांसवर्सल के एक तो अंदर भी बन रहे हैं चारों 4 और 5, और ट्रांसवर्सल के एक तरफ बन रहे हैं, पैरेलल लाइंस के अंदर और ट्रांसवर्सल के एक तरफ। तो इन एंगल्स का जो सम होता है, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये अपन को पता होना चाहिए। उसके बाद यहां पर अगर देखते हैं तो ये पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल एक तरफ एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल होगा ये 180 डिग्री। इसको अपन को इंटीरियर एंगल। अच्छा, इसको को इंटीरियर कहने के साथ में इसको एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स भी कहते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम में होता है, लेकिन अपन इसको कह सकते हैं, एक बार में इसको कह सकते हैं। ठीक है, फिर एक लास्ट बस ये दो यहाँ पर दो एंगल्स बने कोइंसिडेंट। फिर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? सुनिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होता है कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करती है, तो जब ये अपोजिट एंगल्स जो बनते हैं ना, जेड का फिगर ऑफ जेड, मैं लिखता हूं फिगर ऑफ जेड, प्रॉपर जेड बनना चाहिए। चाहे वो जेड ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, कैसा भी हो, लाइन पैरेलल होनी चाहिए। कौन सी लाइन होनी चाहिए? लाइन हमें क्या हमेशा क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। अगर लाइन पैरेलल्स हैं तो जेड का फिगर हमारा प्रॉपर बन रहा है। जैसे ये हमारा जेड का फिगर बन रहा है, कौन सा बन रहा है? ये जेड का फिगर बन रहा है। तो इन जेड के अंदर कौन कौन से एंगल आ रहा है? एंगल 4 और एंगल 6। तो मैं कह सकता हूं कि जो एंगल 4 है वो इक्वल होगा एंगल 6 के। अगर ये 60 है, ये 60 होगा, ये 90, ये भी 90 होगा, ये 120, ये भी 120 होगा। क्लियर होगी बात? फिर जेड का फिगर बन रहा है, देखो ये यहाँ पे इस टाइप से, ये भी जेड फिगर बन रहा है, ये भी जेड फिगर बन रहा है। दैट्स वाई एंगल जो 3 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। इसी के साथ में हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पर फिनिश